गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने अल्कोहल ख़त्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ईथर। सेकंड पार्ट है जो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। फर्स्ट पार्ट अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर अगर बात की जाए तो ROR ये इसकी संरचना होती है। ईथर की दोनों साइड में एल्किल समूह होते हैं। तो इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। जब दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा पूर्ण कर ली जाए? एल्किल समूह द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। या फिर सेकंड, जल होता है, जल में से दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? एल्किल समूह द्वारा। यहाँ पर भी एल्किल समूह और यहाँ पर भी एल्किल समूह, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। या फिर अल्कोहल, इसे अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए, तो भी किसका निर्माण हो जाएगा? ईथर का निर्माण हो जाएगा। या फिर अल्कोहलों के एनहाइड्राइड, देखो अल्कोहल का एनहाइड्राइड, ये अल्कोहल के 2 अणु लिए, यहाँ से बाहर निकाला जल का अणु, ये जल का अणु बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पीछे क्या बच गया? ROR, यानी क्या बच गया? ईथर। यानी अल्कोहलों के एनहाइड्राइड को भी क्या कहते हैं हम लोग? ईथर बोलते हैं। या फिर एल्केन, ये एल्केन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दो एल्कोक्सी समूह से, OR, एल्कोक्सी समूह बोलेंगे इसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ROR। ठीक है, ईथर का निर्माण। तो ईथर को हम लोग इन सब नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। सामान्य सूत्र देखते हैं इसका। तो देखिए, सामान्य सूत्र की बात की जाए, जैसे मैंने कोई एल्केन ली, CH3CH3, एथेन है, एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यही फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। अब ईथर बनाता हूं मैं, तो ईथर के लिए क्या जोड़ूंगा? केवल एक ऑक्सीजन ही जोड़ना होगा मुझे, ये ईथर बन गया। तो देखिए अणु सूत्र क्या होगा? अब सामान्य सूत्र क्या होगा? CH3CH3CH3CH3, वो तो अभी भी है, यानी CnH2n+2, वो तो रहेगा, सेम रहेगा। तो बताओ एक्स्ट्रा क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिखूंगा मैं? ऑक्सीजन। तो ये ईथर का सामान्य सूत्र हो जाएगा, CnH2n+2, ये एक इसका सूत्र हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर ईथर की संरचना। ईथर की संरचना से पहले लेते हैं कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। ईथर 2 प्रकार के होते हैं। एक ईथर होता है सरल ईथर, सरल ईथर, और एक ईथर होता है मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। 2 प्रकार के ईथर होते हैं। सरल ईथर का मतलब हो गया ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान हो, जो एल्किल समूह हो वो समान होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करूं CH3OCH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरल ईथर। C2H5OC2H5, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? सरल ईथर। मिश्रित ईथर की बात की जाए तो दोनों साइड में एल्किल समूह भिन्न भिन्न होंगे, जैसे कि यहाँ पर CH3O और यहाँ हो गया CH2CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित ईथर, क्योंकि एल्किल समूह इन दोनों साइड में क्या है? भिन्न भिन्न है। तो एक प्रकार का होता है सरल ईथर, दूसरा होता है मिश्रित ईथर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ईथर की संरचना पर। बहुत इंपॉर्टेंट है संरचनाएं, एग्जाम में पूछी गई है ये। ईथर की संरचना, ईथर की संरचना देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन CBSE बोर्ड के अंदर पूछा गया था, और ऐसा नॉर्मली ईथर की संरचना भी राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछी गई है। तो कोई ईथर लेते हैं हम लोग, जैसे तुम्हारी बुक्स में दे रखा है एथॉक्सी एथेन, ये वाला ईथर लेकर समझाया गया है ईथर की संरचना को।
ऑक्सीजन के ऊपर देखना लॉन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर संरचना इस प्रकार की होती है। कौन ये संरचना? CH2 CH3, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। समझते हैं इसकी संरचना को। कोणीय क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो इसलिए संरचना सीधी नहीं होगी, रेखीय नहीं होगी, कोणीय होगी। ये कोणीय संरचना का निर्माण होगा। सबसे पहले संकरण की बात करते हैं। बताइए ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा? यहाँ पर ईथर के अंदर ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा? तो सिग्मा काउंट करते हैं, सिग्मा सिग्मा। और मैंने आपको बताया था कि लॉन पेयर को भी सिग्मा काउंट करते हैं, लॉन पेयर को भी सिग्मा काउंट करते हैं। जो लॉन पेयर संकरण में भाग लेता है उसको सिग्मा कंसीडर करते हैं। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब संकरण क्या हो गया? sp3। इसका मतलब कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक हो गए, एक तो s का और 3 p के। देखिए 4 कक्षकों में से 2 कक्षक है, 2 कक्षक इस एथिल समूह के साथ में सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। एक कक्षक यहाँ पर, एक कक्षक यहाँ पर। पीछे जो 2 कक्षक इसमें से बच गए, उस 2 कक्षक में क्या होंगे? ये 2 लॉन पेयर होंगे, तभी तो 4 कक्षक बोले हमने। 2 कक्षक तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेंगे और बाकी के जो 2 कक्षक बच जाएंगे उसके अंदर क्या उपस्थित होगा? लॉन पेयर उपस्थित होगा। अब बात करते हैं बंद कोण की। तो याद कीजिए जब sp3 संकरण होता है तो बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 इंच का। ये बंद कोण होता है sp3 संकरण के अंदर। लेकिन यहाँ पर बंद कोण ये वाला नहीं होता। अब कई सारे सोचेंगे कि सर 109 डिग्री से कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 लॉन पेयर है और लॉन पेयर के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो बंद कोण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर बंद कोण का मान होता है 110 डिग्री, यानी इससे ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संकरण sp3 होता है तो बंद कोण ये होना चाहिए, लेकिन इसे ज्यादा क्यों होता है? तो यहाँ पर ये बंद कोण ज्यादा होता है। तो कारण हो गया 2 बड़े एल्किल समूह। ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है लॉन पेयर की तुलना में। लॉन पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन इन प्रतिकर्षणों की तुलना में 2 एल्किल समूह के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होगा तो कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोण जो होता है वो 110 डिग्री होता है, 109/28 से भी अधिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर की संरचना। ऑक्सीजन परमाणु का संकरण, ये संरचना किस प्रकार बनानी है और ये बंद कोण का मान 110 डिग्री क्यों होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल चीज है ये कि ईथर की संरचना एग्जाम्पल ये बुक्स के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, ईथर का आईपीसी नाम। चलिए आईपीसी नाम और सामान्य नाम के ऊपर चलते हैं ईथर के। तो ये कुछ संरचनाएं दे रखी है ईथर की, हमें इनके सामान्य नाम लिखने हैं और इनका आईपीसी नाम लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि सामान्य नाम क्या होगा। सामान्य नाम है, इसको ईथर ही बोलते हैं। दोनों साइड में एल्किल समूह का नाम लिख लेते हैं। ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल ईथर। बहुत सिंपल नाम है, डाई मैथिल ईथर। दोनों साइड में कौन सा समूह है? मैथिल समूह है। फिर इसकी बात करते हैं। देखिए इस साइड में मैथिल समूह है, इस साइड में एथिल समूह है, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर, सिंपल नाम है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैंने यहाँ पर इसका नाम लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, सिंपल नाम है। फिर चलते हैं, बताइए क्या नाम होगा। देखिए यहाँ तो मैथिल है, इधर एन प्रोपिल है, तो सबसे पहले मैथिल, फिर एन प्रोपिल और क्या हो जाएगा? ईथर। इसके नाम हो जाएंगे। इस साइड की बात कर लेते हैं, बताइए नाम क्या होगा?
देखिए एक साइड में तो एन प्रोपिल है, एक साइड में आइसोप्रोपिल है। ये आइसो समूह है, मैंने बताया था आई पहले आता है, तो यहाँ होगा आइसोप्रोपिल एन प्रोपिल ईथर, दोनों अलग अलग है। डाइप्रोपिल मत बोल देना, ये अलग है ये अलग है। आईपीसी नाम की तरफ चलते हैं। देखिए आईपीसी के अंदर जो न्यूनतम कार्बन होता है उसको ऑक्सीजन की तरफ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो ऑक्सीजन को किसी भी कार्बन की तरफ लेके जा सकते हो। इस समूह को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी। ये समूह कहलाता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और जो पीछे समूह बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो ईथर का आईयूपीएसी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो देखो एल्क की जगह यहाँ पर क्या है, मैथ, और एल्केन कौन सी है, मेथेन। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। सिंपल सा नाम है मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। नेक्स्ट की बात करते हैं। बताओ ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ में जाएगा, न्यूनतम कार्बन के साथ, इसके साथ में जाएगा ऑक्सीजन। तो बताओ नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन। तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। तो ऑक्सीजन हमेशा न्यूनतम कार्बन के साथ जाएगा। इधर किसी के साथ भी भेज दो तो नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। सिंपल नाम है एथॉक्सी एथेन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए नाम बताइए। ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन आती, काउंटिंग करनी है, ध्यान रखना। 1 2 3, 1 के ऊपर मेथॉक्सी है तो नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन आती, काउंटिंग करनी है, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। चलिए ऐसा कैसा, एक नीचे वापस ले लेता हूं, मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, इससे मिलता जुलता लेते हैं। देखिए ये नाम CSC O CH CSC CSC इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया है। सबसे पहले तो इसका सामान्य नाम, इधर मैथिल है, इधर आइसोप्रोपिल है, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। यही नाम होगा आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। उधर बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो मैंने कहा था 3 कार्बन आते, क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो बताइए कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की श्रृंखला है, अधिकतम कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला। देखो 1 1 2 3, 1 2 3, कोई भी काउंटिंग ले लो, 1 2 3। तो 2 के ऊपर ये क्या है, मेथॉक्सी समूह है। ऑक्सीजन हमेशा छोटे कार्बन के साथ जाएगा, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। सिंपल से है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ संरचनाएं दे रखी है, फटाफट इसके नाम लिखते हैं। सामान्य नाम क्या होगा इसका, सामान्य नाम देखिए, इधर मैथिल है, इधर ब्यूटिल है, तो यहां पर एन ब्यूटिल मैथिल ईथर। एन को हम लोग आईपीसी में कंसीडर नहीं करते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंसीडर नहीं करते। इसका नाम बताइए क्या होगा, इधर तो मैथिल है, इधर आइसो नहीं है, ध्यान रखना, ये आइसो नहीं है। तो कौन सा समूह है, द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल है ना, द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। उधर है मैथिल ईथर, ये। चलिए एक आइसो का बना लेते हैं, CH2 CH CSC CSC। इधर है आइसोब्यूटिल, इधर है मैथिल, तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल मैथिल ईथर। ठीक है, आइसोब्यूटिल है ये, मैथिल ईथर।
इसका नाम देखिए, इधर मैथिल है, इधर फेनिल है, फेनिल। बेंजीन को हम लोग प्रतिस्थापक के रूप में फेनिल बोलते हैं। तो एम पहले आएगा, मैथिल फेनिल ईथर। चलिए एक और ले लेते हैं, CSCO C CSC CSC CSC। बताना सामान्य नाम क्या होगा? इधर मैथिल है, इधर तृतीयक ब्यूटिल है ना, तरसी ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल। उधर हो गया मैथिल, फिर इसको ईथर। सिंपल नाम है। दोनों साइड में जो भी एल्किल समूह है उनके नाम लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और फिर आईपीसी नाम लिखते हैं इसके। चलिए आईपीसी नाम में सिंपल नाम है ये, तो ऑक्सीजन इसके साथ में जाएगा, काउंटिंग होगी 1 2 3 4। तो बताइए नाम क्या होगा? 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 4 कार्बन की श्रृंखला है। बताइए इसका काउंटिंग करते हैं, ऑक्सीजन तो इसके साथ में जाएगा, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। यहां से मत कर देना 1 2 3, क्योंकि 3 के ऊपर आएगा। यहां से करोगे 1 2 तो 2 के ऊपर आएगा, तो नाम क्या होगा? 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए सिंपल नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन तो इसके साथ में जाएगा, छोटे वाले के साथ में, काउंटिंग करते हैं 1 2 3। 3 ही कार्बन की श्रृंखला बन सकती है यहाँ पर। देखिए 1 के ऊपर मेथॉक्सी है, 2 के ऊपर क्या है? मैथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी। 2 के ऊपर क्या है? मैथिल, और कार्बन कितने हैं? 3, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? कम कार्बन के साथ में, इसके साथ में। तो ये तो हो गया मेथॉक्सी, ये फेनिल मत बोलना। अब आईपीसी नाम लिख रहे हैं तो इसको बेंजीन बोलेंगे, तो नाम क्या होगा? मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। इसको हम लोग बोलते हैं एनीसोल, ये भी इसका आईपीसी नाम है, एनीसोल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए काउंटिंग करते हैं, कितने कार्बन की, ऑक्सीजन तो इसके साथ जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 की नहीं है, 1 2 3। आईपीसी में 2 मेथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। सिंपल आईपीसी नाम है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। कुछ और आईपीसी नाम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग आईपीसी नाम। देखिए यहाँ पर ये वाला लिया हमने, ये वापस मैं इस प्रकार बना ले रहा हूँ। देखो बेंजीन वाले है, उसके ऊपर ये समूह है, तो हमने नाम लिया मेथॉक्सी बेंजीन, जिसका नाम क्या है? एनीसोल। इसी प्रकार बेंजीन वाले है और उसके ऊपर है C2H5। सामान्य नाम क्या होगा? एथिल फेनिल ईथर। सामान्य नाम तो होगा एथिल फेनिल ईथर। आईपीसी में क्या होगा? एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। और इसका नाम होता है फेनिटॉल, फेनिटॉल। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मेथॉक्सी समूह होगा तो बोलेंगे एनीसोल, और एथॉक्सी समूह होगा तो क्या बोलेंगे? फेनिटॉल। ये भी इनके आईपीसी नाम है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीसोल और फेनिटॉल। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग आईपीसी नाम। अब जो मैं नाम लिखूंगा वो आपको भेजना है मुझे लिखकर। चलिए ये आपको सोल्व करना है घर पर कि इसका आईपीसी नाम और सामान्य नाम क्या होगा, ये वाला, ठीक है। और क्वेश्चन
ईथर के अंदर चलिए क्या नाम होगा इसका? देखिए 1 2 3, कहीं से काउंटिंग करो 1 2 3 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? इधर भी कौन सा समूह है? मेथॉक्सी। इधर भी कौन सा है? मेथॉक्सी। एक 1 पर है, एक 3 पर। तो अगर इसका आईपीसी नाम देखें, देखिए आईपीसी नाम बता रहा हूँ इसका मैं आपको, वैसे हमारे काम का नहीं है, हमारे नहीं पूछा जाएगा। 1,3 डाई मेथॉक्सी प्रोपेन, दोनों साइड में क्या है? मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी प्रोपेन। 1 के ऊपर और 3 के ऊपर 2 मेथॉक्सी है, तो डाई मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हमारे वैसे कोर्स में नहीं है, 2 ईथर डबल ईथर वाला नहीं है, तो एक ही ऑक्सीजन वाला हमें याद रखना है। तो इसका सामान्य नाम, इसका आईपीसी नाम लिखकर आपको भेजने हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ये बात हो गई हमारे आईपीसी नाम की। आईपीसी नाम इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन आईपीसी नाम के पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बनाने की विधियां, ईथर के निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ईथर बहुत छोटा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, देखिए प्रयोगशाला विधि वैसे तो हम लोग ले चुके हैं, लेकिन हमने केवल एक समीकरण ली थी। प्रॉपर वे में लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल के 2 अणु लिए जाते हैं। देखिए अल्कोहल का ये एक अणु लिया, क्रिया करवाई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो H के ऊपर प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा पीछे, यहाँ पर ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। एल्किल समूह प्लस है, कार्बन प्लस होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ से निकलेगा जल का अणु, तो देखो यहाँ पर पीछे क्या बच गया? CH3 CH2 HSO4 प्लस जल का अणु यहाँ से बाहर हो गया। एक अणु लिया था यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब एक और अणु ले रहा हूं मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, देखिए वो चीज है। और एक और अणु ले लिया मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमें यहाँ पर सॉरी एथेनॉल का एक और अणु लेना है। एथेनॉल के 2 अणु काम आएंगे। एथेनॉल का एक और अणु मैं ले रहा हूं यहाँ पर CH2 CH3। अभिक्रिया होगी 413 केल्विन के ऊपर। याद आ गया होगा, अल्कोहल के अंदर मैंने टेम्परेचर बताया था कि जब 413 केल्विन लेते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथेनॉल के 2 अणु आपस में क्रिया करके ईथर का निर्माण करते हैं। और 433 केल्विन ताप लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला माइनस वाला हिस्सा था, ये प्लस का हिस्सा है, तो यहाँ पर जल का H2SO4 वापस प्राप्त हो जाएगा हमें। पीछे क्या बच गया? डाई एथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस यहाँ पर क्या बच गया? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि उत्प्रेरक था। उत्प्रेरक हमेशा वापस अभिक्रिया के बाद में बाहर निकल जाता है बिना कोई परिवर्तन के। तो देखो इस अभिक्रिया को हमने इस प्रकार पढ़ा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे रटो, नहीं पढ़ना है ऐसे, बोले आप इस प्रकार याद करो। ये दी थी मैंने कि 2 अणु लेते हैं हम लोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और टेम्परेचर कितना लेते हैं? 413 केल्विन। तो देखो 2 अणुओं की क्रिया हमने करवाई थी, CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3। तो यहाँ अणु बाहर निकलता है जल का, और किसका निर्माण होता है? CH3 CH2O CH2 CH3, यानी क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर। तापमान का ध्यान रखना होता है, मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। 413 केल्विन ताप होता है। अगर 433 से 43 केल्विन ताप हो, 433 से 443 केल्विन ताप, तो याद कीजिए क्या बनता था वहां पर? एल्कीन का निर्माण होता था। तो ये प्रयोगशाला विधि है।
इसका डायग्राम आपके नोट्स के अंदर बना हुआ है, डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो डायग्राम पढ़ना है। देखो सबके डायग्राम एक जैसे हैं, ठीक है। अगर क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि भी हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमने डायग्राम देखा था, वैसा का वैसा डायग्राम इसके अंदर है। बस ये चीज़ें चेंज हो रही है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली जा रही है, बाकी डायग्राम सबके कॉमन है। तो डायग्राम याद से पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद में इस विधि के अंदर जब डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है तो साथ में कुछ अशुद्धियां भी बनती है। एक तो बनती है SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, एक अशुद्धि बनती है एथेनॉल की, और एक अशुद्धि बनती है जल की। 3 प्रकार की अशुद्धियां प्रयोगशाला विधि में प्राप्त होती है इसके। तो सबसे पहले इस अशुद्धि को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की अशुद्धि को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। एथेनॉल की, सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि को हटाने के लिए, एथेनॉल की अशुद्धि को हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होता है। शुष्क कैल्शियम क्लोराइड है, उसका उपयोग होता है इस अशुद्धि को हटाने में। हालांकि हमारे राजस्थान बोर्ड में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण के समय SO2 की अशुद्धि प्राप्त होती है, उसको कैसे अलग करोगे, एथेनॉल की अशुद्धि प्राप्त होती है, उसको कैसे अलग करोगे, जल की अशुद्धि को कैसे अलग करते हैं, प्रभाजी आसन द्वारा। प्रभाजी आसन मैंने बताया था क्या होता है कि जब दो लिक्विड होते हैं, उनका क्वथनांक के अंदर अंतर होता है, तो उनको अंतर अलग करने का, पृथक करने का तरीका क्या होता है, प्रभाजी आसन। तो देखिए 3 प्रकार की अशुद्धियां प्राप्त होती है हमें। सल्फर डाइऑक्साइड की, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के पृथक कर लिया जाता है, एथेनॉल की, जिसको कैल्शियम क्लोराइड डाल के पृथक कर लिया जाता है, और जल की, जिसको प्रभाजी आसन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत हमें बार बार पड़ती है इसके अंदर। देखो रिएक्शन के अंदर हमें क्या लग रहा है कि हमने एथेनॉल की क्रिया शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, ठीक है, ईथर का निर्माण हुआ, और साथ में वापस क्या प्राप्त होगा, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फिर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत तो फिर कभी पड़ेगी नहीं जिंदगी में, क्योंकि एक बार डाल दो शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल तो जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि वापस भी तो बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत बार बार पड़ेगी। उसका रीजन क्या है समझिए। पहला रीजन है कि देखिए जल का निर्माण साथ में हो रहा है, तो ये जल क्या करेगा, इस शानदार एस्टोसोपोर को तनु कर देगा। तनु का मतलब आप लोग जानते हो, जब जल मिलाते हैं हम लोग किसी लिक्विड के अंदर तो वो तनु हो जाता है। तो देखिए जल का निर्माण हो रहा है, तो जल क्या करेगा, ये जो शानदार एस्टोसोपोर है इसको तनु कर देगा। लेकिन अभिक्रिया के अंदर हमें क्या चाहिए, शानदार एस्टोसोपोर चाहिए, तनु नहीं चाहिए। तो तनु हो गया, इसका मतलब हमें शानदार एस्टोसोपोर नए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं, कुछ मात्रा में ये शानदार एस्टोसोपोर है वो काम में आ जाता है। किस किस के निर्माण में काम में, इन अशुद्धियों के निर्माण में। ये अशुद्धियां बनी थी, एक तो SO2 बनी थी, एक एथेनॉल बनी थी। तो ये शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कुछ मात्रा के अंदर एक तो SO2 के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है और एक एथेनॉल के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। इसलिए शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत हमें लगातार पड़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया में शानदार एस्टोसोपोर बन रहा है तो एक बार ही जरूरत पड़ेगी, बाकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार नहीं है, जरूरत पड़ने के 3 कारण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इसमें हमें डायग्राम पढ़ना है, बाकी रिएक्शन तो सिंपल है। और ये जो अशुद्धियां हैं वो एक एक लाइन का टॉपिक है, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। सेकंड इसकी औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में कुछ नहीं है, यही है सेम। औद्योगिक विधि में क्या करते हैं कि एथेनॉल लेते हैं, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं एक फ्लास्क के अंदर और एथेनॉल को बूंद बूंद करके उसके ऊपर डालते हैं 413 केल्विन के ऊपर, और वहां से भी क्या निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर का। तो उसमें भी एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी आपको पढ़ना है। तो डायग्राम मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डायग्राम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में 2-3 लाइन की है, नोट्स के अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, बाकी ये किसी काम की नहीं है। तीसरे में चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। विलियमसन्स ईथरीय संश्लेषण, विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। तो ये तीसरी विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम पहले भी आ चुका है, सोडियम एल्कोक्साइड।
एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर ईथर का निर्माण होता है। कैसे होगा? यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? ईथर, ROR प्लस NaX। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें केस फर्स्ट लेते हैं और यही इंपॉर्टेंट है केस जो एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड और यहाँ पर ले लिया मैंने सोडियम एथॉक्साइड। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि किसका निर्माण होगा, तो हमें पता है यहाँ पर NaCl बाहर निकलेगा, किसका निर्माण होगा? ईथर का, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार देखिए 2 डिग्री का मैंने हैलाइड ले लिया, ये 1 डिग्री का हैलाइड था, ये कौन से डिग्री का है? 2 डिग्री का हैलाइड है। सामने ले लिया मैंने यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनेगा? सीधी सी बात, यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा और ईथर का निर्माण होगा, CH3 CH CH3O CH2 CH3, ईथर का निर्माण हो गया। तो ये केस फर्स्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका है केस सेकंड, और वो आपको याद रखना है। अगर केस सेकंड की बात की जाए, केस सेकंड, तो देखिए केस सेकंड के अंदर हमने 3 डिग्री का हैलाइड लिया। बस आपको यही याद रखना है, 3 डिग्री का हैलाइड। अगर 3 डिग्री का हैलाइड हो, 3 डिग्री का हैलाइड है, ये हैलोजन 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है। मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम एथॉक्साइड ले लिया और पूछा गया कि उत्पाद क्या बनेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ईथर का निर्माण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से NaCl निकाल दिया और ईथर का निर्माण करवा दिया, नहीं, यहाँ पर निर्माण होगा एल्कीन का, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, वो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है तो यहाँ पर बनता है एथनॉल, CH3 CH2OH, और पीछे यहाँ से निकलता है NaCl। ये इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर ईथर बनेगा। द्वितीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर भी ईथर बनेगा, लेकिन तृतीयक हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर ईथर का निर्माण नहीं होता। ये दोनों अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ना। ये माइनस वाला पार्ट होता है इसके अंदर और ये भी माइनस वाला पार्ट होता है ना। तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित हो रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है? बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? विलोपन। न तो कोई प्रतिस्थापन हो रहा है, ना कुछ जुड़ रहा है इसके अंदर, केवल निकल रहा है। Cl भी निकल गया और H भी निकल गया। ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया होती है। और ये दोनों अभिक्रिया क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी प्राथमिक हैलाइड और द्वितीयक हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड होता है वो सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया शो करता है और किसका निर्माण करता है? एल्कीन का निर्माण करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड केस था ये। फर्स्ट केस में हमने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैलाइड ले लिए। तो देखिए दोनों हैलाइड तो ईथर बनाएंगे, लेकिन तृतीयक हैलाइड किसका निर्माण करेगा? एल्कीन का निर्माण करेगा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विधि की। नेक्स्ट विधि, चौथी विधि, एल्यूमिना उत्प्रेरक से। एल्यूमिना उत्प्रेरक से। तो देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है, इसी साल ये क्वेश्चन आया था एल्यूमिना उत्प्रेरक से। सिंपल है, यहाँ पर भी टेम्परेचर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एथेनॉल लिया, ये एथेनॉल, 2 अणु लिए, उत्प्रेरक लिया मैंने एल्यूमिना और टेम्परेचर लिया 523 केल्विन। तो यहाँ पर बनेगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर।
वही ये दो अणु एथेनॉल के आपस में क्रिया करेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा, किसका निर्माण होगा, डाई एथिल ईथर। लेकिन यदि तापमान चेंज कर दिया जाए, उत्प्रेरक सेम है एल्यूमिना, तापमान दे दिया 653 केल्विन, तो यहाँ निर्माण होता है एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल का अणु बाहर निकलता है। तो देखिए ये अभिक्रिया सेम वैसी है जैसे हमने यहाँ पर सांद्र H2 को लिया था, यहाँ पर भी क्या लिया था, सांद्र H2 को लिया था, लेकिन यहाँ तापमान हमने कितना लिया था, 413 केल्विन, तो क्या बना था, ईथर। और यहाँ तापमान कितना लिया था, 433 से 443 केल्विन, तो क्या बना था, एल्कीन। बस तापमान चेंज हो गए और उत्प्रेरक चेंज हो गया। तो ये 2018 का इन दोनों में से एक क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था, इसी साल आया था। तो बताना था कि क्या बना था, शायद टेम्परेचर शायद ये दे रखा था 523। तो तापमान का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि कम तापमान पर क्या बन रहा है, ज़्यादा पर क्या बन रहा है। तो नेक्स्ट विधि ये हो गई ईथर के निर्माण की, इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट विधि की बात करते हैं शुष्क Ag2O से, शुष्क Ag2O से। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई मैंने Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से। एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए, तो यहाँ से AgX निकलेगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा, AgX, तो पीछे क्या बच गया, ईथर। तो काम की विधि नहीं है थी। तो देखिए मैथिल क्लोराइड लिया, यहाँ से सिल्वर ऑक्साइड लिया, फिर यहाँ और लिया मैथिल क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पर AgCl निकलेगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा, AgCl, पीछे क्या बच गया, CHCO CHC, मैथॉक्सी मैथेन, CHCO CHC, 2AgCl, यहाँ पे क्या निकलेगा, 2AgX। शुष्क Ag2O से क्रिया, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया। तो ये 5 प्रकार की यहाँ पर निर्माण की विधियाँ हो गई। तो सिंपल सी विधि है, कोई हार्ड विधि नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं निर्माण की विधियों का। नेक्स्ट हम लोग इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।